सोचिए ना, एक ऐसी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के बारे में जिसकी ब्रांड वैल्यू एकदम आसमान छू रही हो। और जिसके फैंस दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाते हों। बिल्कुल, मतलब जिनका जुनून किसी धर्म से कम ना हो। लेकिन खेल का एक सामान्य नियम है ना, अगर कोई टीम एक दशक से ज्यादा समय तक कोई बड़ी ट्रॉफी ना जीते तो लोग थक जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, निराश होकर किसी और टीम का दामन थाम लेना चाहिए था अब तक तो। है ना? कागज पर देखा जाए तो इस टीम की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो ढलान पर होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय ये टीम एक कल्ट बन गई। सही कहा, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, और हमारा आधार है एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत, आरसीबी, द क्रिम्सन जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टू ग्लोरी। एक बेहतरीन स्रोत है ये। और आज का हमारा उद्देश्य ना सिर्फ क्रिकेट के आंकड़े गिनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान को समझना है कि कैसे कोई टीम बिना खिताब जीते भी लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती भावना बन जाती है। देखो, हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया केवल विजेताओं को याद रखती है ना? किसी भी वैश्विक खेल को उठाकर देख लीजिए, इतिहास हमेशा उन टीमों के इर्द गिर्द बुना जाता है जो ट्रॉफियां उठाती हैं। हाँ, जो पोडियम पर खड़े होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी आज की स्रोत सामग्री एक अलग ही कहानी बयां करती है। ये टीम ब्रांड वैल्यू, मर्चेंडाइज बिक्री और प्रशंसकों के भावनात्मक जुड़ाव के मामले में उन टीमों को भी पीछे छोड़ गई है जिन्होंने कई बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। ये तो सच में खेल से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय लगता है। मतलब हार से ऐसा कौन सा रिश्ता बन सकता है जो जीत से भी ज्यादा गहरा हो? वही तो। और किसी भी महान जुनून या इस तरह के कल्ट की अहमियत समझने के लिए ना, हमें हमेशा उस कहानी की जड़ों तक जाना पड़ता है। तो चलिए स्रोत सामग्री के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 2008 से, फ्रेंचाइजी क्रिकेट का पहला सीजन। बहुत ही दिलचस्प साल था वो। अब मुझे यहाँ एक बात हमेशा खटकती है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर 2008 की टीम पर नजर डालें तो वहां राहुल द्रविड़ जैसे महान कप्तान मौजूद थे। जैक कैलिस, जहीर खान, मार्क बोचर जैसे दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा था। एकदम स्टार स्टडेड टीम थी। हाँ, किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी स्टार कास्ट थी। फिर भी टीम अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही। क्या ये सिर्फ खराब किस्मत थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक कमी थी? देखो, किस्मत का इससे कोई लेना देना नहीं था। स्रोत के अनुसार इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी रणनीतिक चूक थी। उस समय फ्रेंचाइजी क्रिकेट बिल्कुल नया था। प्रबंधन और यहां तक कि खिलाड़ियों को भी ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि T20 क्रिकेट ना टेस्ट या वनडे का बस एक छोटा रूप नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग ही खेल है। अच्छा, तो उन्हें लगा कि बस अच्छे खिलाड़ी भर लो और जीत जाएंगे। बिल्कुल, प्रबंधन में ये सोचकर टीम बनाई कि अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट और वनडे खिलाड़ियों को एक ड्रेसिंग रूम में बिठा दिया जाए तो वे अपने आप जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने टीम के संतुलन पर ध्यान ही नहीं दिया। T20 में आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो पहली गेंद से जोखिम उठा सकें, न कि ऐसे दिग्गजों की जो क्रीज पर समय बिताना पसंद करते हो। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। ये वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी फिल्म के लिए दुनिया के सबसे महंगे और मशहूर सुपरस्टार्स को तो साइन कर लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसी के पास कोई ढंग की स्क्रिप्ट ही ना हो। हर सुपरस्टार अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन चूंकि उनके पास साझा करने के लिए कोई एक कहानी नहीं है, तो पूरी फिल्म पर्दे पर बिखर जाती है। अरे वाह, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। 2008 में उस ड्रेसिंग रूम में सच में कोई साझा स्क्रिप्ट नहीं थी। दिग्गज खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से तो महान थे, लेकिन एक इकाई के रूप में उन्हें ये नहीं पता था कि इस नए प्रारूप में एक दूसरे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो फिर चीजें बदली कैसे? हाँ, तो 2009 में एक ऐसा बदलाव आता है जो स्रोत सामंतरी के अनुसार इस फ्रेंचाइजी के DNA को हमेशा के लिए आकार देता है। कप्तानी अनिल कुंबले के हाथों में जाती है। अच्छा। और अचानक वही टीम जो 1 साल पहले संघर्ष कर रही थी, सीधे फाइनल तक का सफर तय करती है। सच में? तो कुंबले ने रातों रात ऐसा क्या जादू कर दिया? मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक कप्तान बदलने से पूरी टीम की किस्मत इतनी तेजी से बदल सकती है। क्या रणनीति के स्तर पर कुछ ऐसा बदला जो हम आमतौर पर टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पाए? देखो, कुंबले ने कोई जादू वादू नहीं किया। उन्होंने टीम में बस वो ढांचागत अनुशासन लागू किया जिसकी 2008 में कमी थी। अनुशासन मतलब कैसे? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि टीम की निर्भरता केवल अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार से हटाकर स्थानीय और युवा भारतीय खिलाड़ियों पर डाली। ओह, तो रोल क्लैरिटी दी। बिल्कुल। उन्होंने हर खिलाड़ी की भूमिका इतनी स्पष्ट कर दी कि ड्रेसिंग रूम में किसी को कोई संदेह ही नहीं था।
कुंबले ने टीम को सिखाया कि T20 क्रिकेट केवल बड़े शॉट लगाने का खेल नहीं है, बल्कि ये दबाव को सोखने और सही समय पर सही फैसला लेने का खेल है। 2009 का वो फाइनल हारना भले ही दुखद था, लेकिन वो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सही नेतृत्व मिलने पर ये टीम किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि 2009 की उस चमक ने एक बहुत ही खतरनाक चीज को भी जन्म दिया। क्या? उम्मीद। उस फाइनल ने करोड़ों लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि जीत बस एक कदम दूर है। हाँ, ये तो है। और यहीं से ना 2011 से 2015 के बीच एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसे स्रोत सामग्री ने एक अधूरी प्रेम कहानी का नाम दिया है। इस दौरान टीम में विराट कोहली एक युवा और आक्रामक चेहरे के रूप में तेजी से उभर रहे थे। वो एक ऐसा दौर था जब टीम अपनी एक नई और खूंखार पहचान बना रही थी। बिल्कुल। और इस पहचान के केंद्र में 3 नाम थे जो आगे चलकर क्रिकेट जगत की सबसे खतरनाक तिकड़ी बनने वाले थे: विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स। यार, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि ये बात किसी भी तार्किक इंसान को हैरान कर सकती है। कैसी बात? मतलब, अगर किसी टीम के पास एक ही ड्रेसिंग रूम में खेल के चरम पर बैठे कोहली, गेल और डिविलियर्स मौजूद हों, तो मुझे लगता है कि उनका कोई भी टूर्नामेंट ना जीत पाना लगभग असंभव सा है। सुनने में तो ऐसा ही लगता है ना? मेरा मतलब है, ये वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। फिर ऐसा क्या होता था कि हर बार नॉकआउट मैचों में या दबाव वाले क्षणों में ये पूरी मशीनरी ठप पड़ जाती थी? क्या उम्मीदों का बोझ उन्हें तोड़ देता था? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब उम्मीदों के बोझ में नहीं है। तो फिर कहाँ है? इसका जवाब फ्रेंचाइजी क्रिकेट के अर्थशास्त्र और T20 क्रिकेट की बुनियादी बनावट में छिपा है। इसे क्रिकेट की भाषा में टॉप हैवी टीम की समस्या कहते हैं। टॉप हैवी? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये टॉप हैवी होना मैदान पर कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखो, होता क्या है कि जब कोई फ्रेंचाइजी अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल चोटी के 3 बल्लेबाजों पर खर्च कर देती है ना, तो इसका सीधा असर निचले मध्यक्रम और गेंदबाजी आक्रमण की गुणवत्ता पर पड़ता है। लीग मैचों के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि ये 3 सुपरस्टार्स अपने दम पर टीम को 10 में से 7 मैच जिता देते हैं। हाँ, वो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। इन मैचों में निचले क्रम के बल्लेबाजों को कभी क्रीज पर आने का मौका ही नहीं मिलता। वे पूरे टूर्नामेंट में डगआउट में बैठकर सिर्फ तालियां बजाते हैं। समझ रही हूँ। लेकिन फिर आता है फाइनल या सेमीफाइनल जैसा दबाव वाला मैच। वहां अगर विरोधी टीम किसी तरह शुरुआती 6 ओवरों में इन तीनों दिग्गजों को आउट कर दे, जो कि बड़े मैचों में अक्सर होता है। हाँ, एकदम से। तो अचानक उन निचले क्रम के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ता है, जिन्होंने पूरे सीजन में मुश्किल से 20 गेंदें भी नहीं खेली होती हैं। बिना मैच प्रैक्टिस के दबाव वाले मैच में वो बिखर जाते हैं। एक संतुलित टीम हमेशा एक टॉप हैवी टीम को मात देती है, क्योंकि क्रिकेट अंततः 11 खिलाड़ियों का खेल है, सिर्फ 3 का नहीं। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। मतलब ये वैसा ही है जैसे किसी शानदार इमारत को बनाने के लिए सारा पैसा सिर्फ उसके प्रवेश द्वार की सजावट पर खर्च कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन जिन खंभों पर इमारत टिकी है ना, उनमें सस्ता माल लगा दिया जाए, तो जब कोई बड़ा तूफान आएगा तो वो खूबसूरत प्रवेश द्वार इमारत को गिरने से नहीं बचा पाएगा। एकदम सही बात है। और यही कारण था कि हर साल प्रशंसक एक ही कहानी दोहराते थे, अगली बार। लेकिन वो अगली बार ना एक मृग तृष्णा बन गया था। एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। हाँ। इस खालीपन को भरने के लिए, इस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए टीम को एक झटके की जरूरत थी, एक ऐसे नेतृत्व की जो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार ना हो। और यहीं से स्रोत हमें उस दौर में ले जाता है जिसे विराट युग कहा जाता है। साल 2013, जब कप्तानी पूरी तरह से विराट कोहली के हाथों में आई। विराट कोहली का कप्तान बनना सिर्फ एक खिलाड़ी का प्रमोट होना नहीं था, ये पूरी फ्रेंचाइजी की मानसिकता का एक हिंसक बदलाव था। हिंसक बदलाव मतलब आक्रामकता के संदर्भ में? हाँ, कोहली अपने साथ मैदान पर जो ऊर्जा लेकर आए ना, उसने टीम की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल दी। वो हार से नफरत करते थे और उन्होंने यही बात पूरी टीम में कूट कूट कर भर दी। बिल्कुल। उनके नेतृत्व में टीम ने ये मान लिया था कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, तब तक वो मैच नहीं हारे हैं। और ये बात स्रोत में भी साफ दिखती है। जब हम 2016 के सीजन के अध्याय पर आते हैं ना, तो सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2016 कोई सामान्य क्रिकेट सीजन नहीं था, वो तो एक अलग ही लेवल का पागलपन था। वो एक इंसान की जिद की पराकाष्ठा थी। एक ही सीजन में 973 रन,
जब कोई पहली बार ये आंकड़ा देखता है तो ऐसा लगता है कि किसी से टाइपिंग की कोई भारी भूल हो गई है। मैं भी जब पहली बार देखा था तो यही लगा था, है ना। T20 जैसे अनिश्चित प्रारूप में जहां हर गेंद पर आउट होने का खतरा मंडराता रहता है, वहां लगातार इतनी बड़ी पारियां खेलना सामान्य मानवीय क्षमताओं के परे लगता है। वो सच में T20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी सांख्यिकीय विसंगति है, मतलब स्टैटिस्टिकल अनोमली। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। उस सीजन में कोहली के खेलने के तरीके पर गौर कीजिए। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो अपनी पूरी टीम का भार अकेले खींच रहे थे। और स्रोत में ना एक बहुत ही भावुक कर देने वाले दृश्य का जिक्र है जो अक्सर आंकड़ों के पीछे छिप जाता है। कौन सा दृश्य? एक मैच के दौरान कोहली के हाथ में गहरी चोट लगी थी, उंगलियों के बीच टांके लगे हुए थे। किसी भी सामान्य खिलाड़ी के लिए वो टूर्नामेंट खत्म होने का संकेत होता। हाँ, टांकों के साथ बल्ला पकड़ना ही नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, लेकिन वो इंसान उन टांकों के साथ मैदान पर उतरता है और पंजाब के खिलाफ सिर्फ 50 गेंदों में 113 रन ठोक देता है। उफ, वो पारी तो अद्भुत थी। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये साबित कर रहा था कि एक इंसान अपनी इच्छा शक्ति से शरीर के दर्द को भी कैसे हरा सकता है। और यही वो जुनून था जिसने 2016 के सीजन को इतना खास बना दिया था। हर मैच को देखकर ऐसा लगता था कि मानो किस्मत ने खुद फैसला कर लिया है कि इस बार ट्रॉफी इसी टीम के पास जाएगी। टीम एक अजेय रथ की तरह फाइनल में पहुंची थी ना? बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हर महाकाव्य में होता है, अंत में नियति अपना ही खेल खेलती है। 2016 के फाइनल में मिली हार वो सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, वो एक सदमा था। कैमरे ने कोहली की आंखों में वो खालीपन और आंसू देखे तो मुझे लगता है कि हर फैन के मन में एक गहरा शून्य पैदा हो गया होगा। देखो, मनोवैज्ञानिक रूप से वो हार बहुत विनाशकारी थी। जब आप किसी लक्ष्य के इतने करीब पहुंचकर गिरते हैं ना, तो दोबारा उठने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो जुटाना लगभग असंभव हो जाता है। ये बात तो है। आप उस 2016 की हार का असर 2017 से 2021 तक के सफर में साफ देख सकते हैं। ये टीम के लिए बहुत ही स्याह दौर था। हाँ, उनका प्रदर्शन काफी गिर गया था। टीम कभी अंक तालिका में सबसे नीचे रहती, कभी प्लेऑफ में पहुंचकर बाहर हो जाती। एक कप्तान के रूप में ट्रॉफी कोहली से लगातार दूर भाग रही थी। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और रहस्यमय पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो क्या है? बिल्कुल ऐसा ही होता है आमतौर पर। या फिर अगर हम आधुनिक खेलों की व्यावसायिक प्रकृति को देखें तो खुद विराट कोहली को सोचना चाहिए था कि यार, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब शायद मुझे किसी और सफल टीम में चला जाना चाहिए ताकि मेरे नाम के आगे भी एक ट्रॉफी दर्ज हो सके। हाँ, क्योंकि आधुनिक खेलों की दुनिया बेहद निर्मम है। यहाँ वफादारी की उम्र अक्सर 1 या 2 खराब सीजन तक ही सीमित होती है। दुनिया भर की बड़ी लीग्स में खिलाड़ी लगातार बेहतर मौकों और सुनिश्चित सफलताओं के लिए टीमें बदलते रहते हैं। ये एक शुद्ध रूप से व्यावसायिक निर्णय माना जाता है। लेकिन कोहली ने ऐसा नहीं किया और फैंस ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। स्रोत इस बात पर विशेष जोर देता है कि कैसे हार दर हार के बावजूद ये रिश्ता दरकने के बजाय फौलाद की तरह और मजबूत होता चला गया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे आखिर कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा था? कोई हारने वाली टीम से इतना प्यार कैसे कर सकता है? देखो, मनोविज्ञान में एक अवधारणा होती है जिसे सामूहिक संघर्ष या साझा पीड़ा कह सकते हैं। साझा पीड़ा? हाँ, यह जीत के जश्न से कहीं ज्यादा ताकतवर गोंद है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। देखिए, जब कोई टीम लगातार जीतती है तो उसके साथ वे लोग जुड़ते हैं जो सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, जिन्हें बस जीतते हुए देखना पसंद है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई टीम बार बार गिरकर भी लड़ती रहती है ना, तो आम लोग उस टीम में अपनी खुद की जिंदगी का संघर्ष देखने लगते हैं। मुझे ये बात बहुत गहरी लगी। मतलब एक आम इंसान की जिंदगी भी तो रोजमर्रा के संघर्षों से भरी होती है ना। वो भी रोज हारता है, फिर अगले दिन काम पर जाता है। एकदम सही। जब वो टीवी पर उस टीम को हारने के बाद भी अगले मैच में दोगुनी ताकत से लड़ते देखता था तो उसे लगता था कि ये उसकी अपनी ही कहानी है। बिल्कुल। और इस पूरी भावना का केंद्र बिंदु खुद विराट कोहली थे। जिस तरह से उन्होंने हार के बावजूद टीम का साथ नहीं छोड़ा ना, उसने एक पूरी पीढ़ी को वफादारी का असली मतलब सिखाया। जब आप बुरे वक्त में भागते नहीं हैं, जब आप अपनी जमीन पर टिके रहते हैं, तब आप सिर्फ एक खिलाड़ी से बढ़कर एक प्रतीक बन जाते हैं, एक इमोशन बन जाते हैं। हाँ, फैंस को यह महसूस होने लगा कि कोहली और वो फ्रेंचाइजी उनके परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार जब हारता है तो आप उसे छोड़ नहीं देते, आप उसे और कसकर गले लगाते हैं। क्या बात है। और वो वफादारी ही थी जिसने इस फ्रेंचाइजी को अंडरडॉग यानी उस नायक की छवि दी जो हर बार गिरता है पर हार नहीं मानता। सालों का वो अपार धैर्य,
सोशल मीडिया पर होने वाली अनगिनत ट्रोलिंग, विपक्षी फैंस के ताने, ये सब उस वफादारी की कीमत थी जो ये फैंस चुका रहे थे, जो कि बहुत भारी कीमत थी। लेकिन हर लंबी रात के बाद सुबह होती है और स्रोत सामग्री हमें उस पल की ओर ले जाती है जब इस महाकाव्य जैसी प्रतीक्षा का अंत होता है। वो रात जब आखिरकार ये टीम चैंपियन बनती है। अगर हम उस पल का विश्लेषण करें ना, तो वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच जीतने या धातु की एक चमचमाती ट्रॉफी उठाने की घटना नहीं थी। तो और क्या थी? मनोविज्ञान में एक शब्द है कैथार्सिस। कैथार्सिस। इसका मतलब होता है बरसों से भीतर दबी हुई भावनाओं का अचानक एक सैलाब की तरह बाहर आ जाना। उस रात उस जीत के साथ पूरे फैन बेस का कैथार्सिस हुआ था। स्रोत ने उस दिन स्टेडियम के नज़ारे का जो वर्णन किया है ना, वो अद्भुत है। लाल रंग का एक विशाल समंदर, वहां मौजूद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी आंखें नम ना हो। सच में वो दृश्य ही ऐसा था। सालों का वो सारा मजाक, वो सारा दर्द उस एक पल में पीछे छूट गया था। विराट कोहली जब उस ट्रॉफी को निहार रहे थे तो कोई भी महसूस कर सकता था कि उनकी आंखों के सामने सिर्फ वो जीत नहीं, बल्कि 2008 की वो पहली नाकामी, 2016 की वो दिल तोड़ने वाली रात, और वे तमाम ताने किसी रील की तरह घूम रहे होंगे। वो क्षण उन तमाम आलोचकों का सबसे कड़ा जवाब था जिन्होंने कहा था कि सिर्फ जुनून से टूर्नामेंट नहीं जीते जाते। वो जीत इस बात का प्रमाण थी कि अगर किसी प्रक्रिया में सच्चाई हो, अगर किसी के इरादों में ईमानदारी हो, तो खेल अंततः आपको उसका इनाम जरूर देता है। वो जीत इसलिए इतनी ऐतिहासिक और विशाल महसूस हुई क्योंकि इसकी जमीन बरसों के आंसुओं से सींची गई थी। बिना उस लंबे संघर्ष के उस जीत की मिठास इतनी गहरी कभी नहीं हो सकती थी ना। बिल्कुल नहीं। और वो जीत सिर्फ मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों की नहीं थी, वो जीत हर उस फैन की थी जिसने लगातार निराशा के बावजूद सीना तान कर हर साल कहा था, ई साला कप नाम दे, यानी इस साल कप हमारा है। हाँ, वो नारा जो हर साल गूंजता था। जो नारा कभी एक मासूम उम्मीद के रूप में शुरू हुआ था, फिर एक मजाक बना, फिर मीम बन गया, उसने उस रात हकीकत का रूप ले लिया। ये साबित करता है कि जब आस्था और विश्वास सामूहिक रूप ले लेते हैं तो वे पहाड़ भी हिला सकते हैं। एकदम सही। इस पूरी स्रोत सामग्री और यात्रा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि खेलों में सफलता को सिर्फ इस बात से नहीं मापा जा सकता कि आपने अपने कैबिनेट में कितनी ट्रॉफियां सजाई हैं। एक टीम की असली महानता इस बात में है कि वो अपने चाहने वालों के जीवन को कितनी गहराई से छू पाती है, उन्हें कितनी उम्मीद दे पाती है। तो आज की इस लंबी और रोमांचक चर्चा को अगर हम समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो क्रिकेट की बाउंड्री लाइन से बहुत आगे तक जाती है। बिल्कुल। हमने देखा कि ये कहानी सिर्फ बल्ले और गेंद के टकराव की नहीं है, ये अदम्य मानवीय विश्वास की कहानी है। ये उस धैर्य की कहानी है जो टूटने की कगार पर जाकर भी नहीं टूटता, और उस शुद्ध वफादारी की कहानी है जो लगातार हारने पर भी कम होने के बजाय और गहरी होती जाती है। और इसीलिए जब इतने लंबे वनवास के बाद ये टीम जीती तो वो सिर्फ 11 खिलाड़ियों के एक समूह की जीत नहीं थी। हाँ, वो कुछ बहुत बड़ा था। वो उन करोड़ों भावनाओं की जीत थी जो इस सफर में एक अदृश्य 12वीं खिलाड़ी की तरह उनके साथ खड़ी थी। ये सफर हमें ये भी सिखाता है कि क्यों खेल हमारी सभ्यता का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें एक साथ लाते हैं, वे हमें साझा संघर्ष करना सिखाते हैं, और हमें बताते हैं कि चाहे कितनी भी बार हार का सामना क्यों न करना पड़े, अगले दिन फिर से खड़े होने का नाम ही जिंदगी है। लेकिन इस पूरी यात्रा और उस शानदार जीत के बाद मेरे मन में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल उठ रहा है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। कैसा सवाल? सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात है। इस स्रोत के माध्यम से हमने बहुत गहराई से ये समझा कि बिना ट्रॉफी जीते भी इस टीम के फैंस की वफादारी और इस ब्रांड की वैल्यू ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। इस टीम की पूरी पहचान एक अंडरडॉग की बन गई थी। वो नायक जो बार बार हारता है, जिससे हर कोई सहानुभूति रखता है, जिसकी अधूरी प्रेम कहानी से फैंस खुद को जोड़ पाते हैं। उनका वो संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनका सबसे बड़ा आकर्षण बन गया था। बिल्कुल, संघर्ष ही उनकी पहचान का मुख्य आधार था। इसी ने उन्हें सबसे अलग बनाया। तो अब सोचने वाली बात यह है, इस बहुप्रतीक्षित जीत के बाद जब वो हार का कलंक हमेशा के लिए धुल गया है, तो क्या फैंस और टीम के बीच का वो खास अंडरडॉग वाला रिश्ता
हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये तो एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है ना? जब सालों की वो अधूरी प्रेम कहानी आखिरकार पूरी हो गई है, तो उस किताब के अगले अध्याय में लिखने के लिए क्या बचता है? क्या सफलता की आदत वो जुनून और वो पागलपन बरकरार रख पाएगी जो लगातार मिल रही असफलता ने पैदा किया था? जीतने के बाद वो जो खालीपन आता है, क्या ये टीम उसे भर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। जब तक हमें इस सवाल का जवाब आने वाले सीजन्स में मिलता है, तब तक हम यही कह सकते हैं कि खेल में आंकड़े भले ही दिमाग को संतुष्ट करते हों, लेकिन इतिहास हमेशा जज्बातों का ही लिखा जाता है।